हेलो दोस्तों, दिस इज़ पंकज ओझा फ्रॉम द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। आइए, आपका स्वागत है हमारे वॉरियर्स ड्रिल 30 में। और आज अगेन देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले पहला क्वेश्चन कौन सा है। लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। A religious group that has slightly different beliefs from other groups that share same religion। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आपसे एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जा सकता है। आप बताइए, अ रिलीजियस ग्रुप दैट हैज़ स्लाइटली डिफरेंट बिलीव्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स। एक ही धर्म के दो ग्रुप हैं, एक धर्म का दूसरा बिलीफ है, दूसरे धर्म का दूसरा बिलीफ है। उसको जो एक धर्म की दो तीन चार शाखाएं हैं, उनमें से हर शाखा को एक कॉमन वर्ड क्या है, क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस बात की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे इम्प्रूव करना है, वो हम आपको बखूबी बताते हैं। और बताइए यहाँ पर क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, डिनोमिनेशन होगा, प्रिंसिपल होगा, ट्रेडिशन होगा, क्या आपका आंसर होगा। देयर इज अ रिलीजियस ग्रुप and that religious group is divided into many subgroups. What are the name of those subgroups? What is the common name of those subgroups? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डिनोमिनेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आई वुड से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं और डिटेल में क्या है डिनोमिनेशन। अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन इज अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप which has slightly different belief from other groups within the same faith। यहाँ पर देखिए, the use of mantras vary। उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, the use of mantras vary greatly from denomination to denomination। For example, सनातन धर्म इज डिवाइडेड इन मेनी सेक्ट्स मेनी डिनोमिनेशन। कई शाखाओं में डिवाइड है, कई सेक्ट्स में, उसको हम डिनोमिनेशन बोल सकते हैं। वो हर एक डिनोमिनेशन में, मान लीजिए कोई शैव धर्म का फॉलोअर है तो वो नमः शिवाय का जाप ज़्यादा करेगा, और कोई अगर मान लीजिए वैष्णव धर्म को मानने वाला है तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या इस तरह के जो मंत्राज हैं उनका जाप करेगा। तो एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में आप जानते हैं तो जो यूज़ ऑफ मंत्रा है वो अलग हो जाता है। ओके, अब देखिए इसका सिनोनिम देखिए, रिलीजियस ग्रुप कह सकते हैं डिनोमिनेशन को, बिलीफ कह सकते हैं, सेक्ट कह सकते हैं, परसुएशन बहुत अच्छा वर्ड है ये कह सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे सिनोनिम्स। और डिनोमिनेशन अपने आप में इसका क्या अर्थ होता है। अब देखिए एक और अर्थ होता है डिनोमिनेशन का जो यहाँ पर लागू नहीं होता, लेकिन मैंने बता दिया है क्योंकि इसको भी पूछा जा सकता है। अब पॉलिटिकल, ओके यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लीव इट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। A political or religious system that operates in a country at a particular time। अब पॉलिटिकल सिस्टम इस समय जैसे ऑपरेट कर रहा है अपने यहाँ, एक पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम दैट ऑपरेट्स इन अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है या रिलीजियस सिस्टम होता है, जैसा वो देश है वैसा उसका सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं। ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, डिस्पेंसेशन, क्या बोलेंगे उसे। जो सिस्टम है हमारे, एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो अपने यहाँ का या किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके लिए एक वर्ड और कौन सा है ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका उत्तर हो जाएगा डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन एक सिस्टम का दूसरा नाम है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ी है, गवर्नमेंट वॉट एवर। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीबडी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। तो यहाँ पर आप डिस्पेंसेशन, सिस्टम की जगह आप डिस्पेंसेशन यूज कर सकते हैं, इस तरह यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। आइए इसको और ध्यान से देख लेते हैं। अ पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या कहते हैं, डिस्पेंसेशन कहते हैं। करंट डिस्पेंसेशन, करंट सिस्टम, करंट ऑर्डर, ये सब बोल सकते हैं। चाहे आप करंट जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उसको करंट डिस्पेंसेशन बोल दीजिए, करंट सिस्टम बोल दीजिए, करंट ऑर्डर बोल दीजिए। इज नॉट इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। करंट dispensation is not in favor of uniform civil code।
हु डिवाइडेड वर्ड्सवर्थ, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिवाइडेड वर्ड्सवर्थ पोलिटिकल करियर इनटू फॉलोइंग 4 पीरियड्स। आपको बताना है 4 पीरियड्स हैं, द अर्ली पीरियड, द पीरियड ऑफ ग्लूम, द ग्लोरियस डिकेड, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन। इन सब पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है वर्ड्सवर्थ के पॉलिटिकल करियर को, आपको बताना है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हर्बर्ट रीड इज द राइट आंसर। आप ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इनकरेक्ट वन। Honesty is the best policy. Scratch my back and I'll scratch yours. Prosperity makes friends and adversity tries them. Rain at 7, fine at 9. तो दोस्तों यहाँ पर डी जो है वो सही से सही नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सही है। स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, ये भी सही है। प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। देखिए प्रोवर्ब भी आपको तैयार करनी होती हैं। कई बार किसी प्रोवर्ब का आधा या आधा से अधिक का हिस्सा दे दिया जाता है और पूरी प्रोवर्ब पूछ ली जाती है, और प्रोवर्ब में आप अपनी नहीं चला सकते, अपना ग्रामर नहीं यूज कर सकते, जो कहावत चलन में है उसी हिसाब से तो आपको रटी होनी चाहिए। यू हैव टू मग अप, प्रोवर्ब आपको याद होनी चाहिए। तो आप याद कर लीजिए, अगर ट्रेडिशनल लाइन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका कम से कम एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर डी आंसर होगा, चूंकि डी गलत है, यही पूछा इनकरेक्ट वन। तो रेन एट 7, फाइन एट 11 होता है, ना कि 9। तो यहाँ 11 होगा और वहाँ पर 9 दिया हुआ था। ये कब एक्सप्रेशन यूज होता है, इसका अर्थ क्या होता है? वी होप दैट थिंग्स विल बी बेटर आफ्टर अ बैड स्टार्ट। कहने का मतलब किसी चीज़ की बैड स्टार्ट है और जब हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे वो अच्छी हो जाएगी चीज़ें, तब हम ये यूज़ करते हैं ये प्रोवर्ब। रेन एट 7, फाइन एट 11। What is the term which is used for the following of followers of John Wycliffe? John Wycliffe के followers के लिए कौन सा term use किया जाता है? So if you are interested and if you have been studying the history of English literature or the terms of history of English literature, वो भी स्पेशली किसी बुक में नहीं जाना है। बार बार मैं हर एक अपने लेक्चर में आपको सावधान करता हूँ, नहीं तो यहाँ पर परंपरा चली आ रही है 4 महीने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने और पढ़ाने की, जिसके मैं अगेंस्ट रहा हूँ और उसके अगेंस्ट रहकर मैंने दिखाया है और मैंने प्रूव भी किया है। तो आपको सिंपल क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वो आपको देख लेने हैं एक बार। यू नीड नॉट गो टू द बुक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैंने उसके लिए बुक रिकमेंड की हुई है। उस बुक के कुछ जो सर्टेन क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं जो रिकमेंड किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जिन दोस्तों का जवाब ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है, लोलॉर्ड्स। वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को लोलॉर्ड्स कहा जाता है। आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। ये यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द लोलॉर्ड्स वर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको ऐप पर दे देंगे। ओके, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। हु इज द होली स्पिरिट इन्वोक्ड बाय मिल्टन इन द बिगिनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो आपके एलटी के सिलेबस में है। दोज यू हैव टेकन द सिलेबस ऑफ एलटी ग्रेड must be knowing this question, the answer of this question very well. So who is the holy spirit invoked by Milton? मिल्टन ने जिस होली स्पिरिट का आवाहन किया उसे आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। वीनस, साइकी, आउरा, म्यूज। तो यहाँ पर म्यूज आपका सही आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट लेट्स सी दिस स्मॉल एक्सप्लेनेशन। ही इन्वोक्स दिस म्यूज टू कम फ्रॉम सियोन हिल। जो आवाहन करते हैं म्यूज का, किसका आवाहन करते हैं? इन्वोक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। किसको इन्वोक करते हैं? म्यूज को इन्वोक करते हैं। कहते हैं कि सियोन हिल से आओ आप, एंड सियोन्स ब्रुक विच आर द सेक्रेट प्लेस इन द बाइबल। वो कहते हैं सियान के झरनों से और सियान के जो पर्वत है उससे आप आओ। जैसे हम माँ सरस्वती को इन्वोक करते हैं कोई काम करने के पहले अपनी संस्कृति में, अपनी कल्चर में, एट द सेम वे मिल्टन इज इन्वोकिंग म्यूज to come from Sion Hill. I think it's clear. What was the name of Michael's cottage in Wordsworth poem? That's very easy question. I'm not going to waste your time in this
क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवनिंग स्टार इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, whom does Baptista believe to be Lucentio for most of the play? अब देखिए टेमिंग ऑफ द श्रू प्ले है, उसमें बैप्टिस्टा ज़्यादातर टाइम किसको लुसेंटियो समझता है? लुसेंटियो किसे समझता है? whom does Baptista believe to be Lucentio? लुसेंटियो वो होता नहीं, लेकिन उसे लुसेंटियो समझता रहता है ज़्यादातर पूरे प्ले में। और टेमिंग ऑफ द श्रू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज कीपिंग इन माइंड योर एग्जामिनेशन। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने करवाया ही भी हुआ है, इसको हिंदी में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर ट्रेनियो ट्रेनियो को whom does Baptista believe to be Lucentio? ट्रेनियो को वो लुसेंटियो समझता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, ध्यान में रखना है आपको। A person who does not believe in and is opposed to accepted ideas, traditions, institutions, etc. जो किसी बिलीव नहीं करते, किस में बिलीव नहीं करते? आइडियाज़ में बिलीव नहीं करते, एक्सेप्टेड आइडियाज़ में, जो स्वीकार्य मत है उनमें बिलीव नहीं करते, स्वीकार्य जो ट्रेडिशन है उनमें बिलीव नहीं करते, स्वीकार्य जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें बिलीव नहीं करते, उन्हें क्या कहेंगे? आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। ध्यान में रखिएगा। रोमन क्लेफ रिफर्स टू रोमन क्लेफ अगेन आई वुड से मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक आध क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो आपको एक बार सरप्राइज कर दे, बट दोज क्वेश्चंस आर वेरी इजी वन, बिलीव मी। रोमन क्लेफ किसे कहते हैं आपको बताना है। अ प्ले विद एपिलॉग, एनालॉजी विद एपिग्राफ, a play with a prologue, a novel with a key। क्वेश्चन नंबर 10, a novel with a key, इसका अर्थ रोमन क्लेफ का मतलब क्या हुआ? a novel with a key। आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसका एक्सप्लेनेशन। रोमन क्लेफ, इसको शॉर्ट में हम देखेंगे यहाँ पे, a novel in which real people and events appear। इस नॉवेल में लोग तो रियल अपीयर होंगे, ध्यान रखिएगा, विद इन्वेंटेड नेम्स, लेकिन उनके नाम बदल दिए जाते हैं, उनके नाम को इन्वेंट कर दिया जाता है। नाम काल्पनिक हो सकता है लेकिन लोग रियल होंगे, जो वो कहानी कहेगा इट इज अबाउट रियल पीपल। यही चीजें यहां पे दी हुई हैं, ध्यान में रखिए। द टर्म वॉज क्वाइंड बाई, यहां पर देखिए थोड़ा सा, किसके द्वारा क्वाइन किया गया? फ्रांस इन 17th सेंचुरी बाय द राइटर मैडलेन डी स्क्यूड्रे, इनके द्वारा ये टर्म क्वाइन किया गया, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगेन यू कैन अवेल द पीडीएफ ज्वाइनिंग डाउनलोडिंग और ऐप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट। अब यहीं से शुरू से ध्यान में रखिए, एक एक लाइन आपको एग्जाम में भी ऐसे बिल्कुल पेंसिल लेके जाइए, बिल्कुल पढ़ते जाना है। दिस इज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट की बात हो रही है। इट रोज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आया ये, एंड विक्टोरियन सेंटिमेंट, न केवल रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आया बल्कि विक्टोरियन सेंटिमेंटैलिटी के भी अगेंस्ट आया। पोइट्री में आया, कहाँ पर आया? पोइट्री में आया। इन पोइट्री लिखा हुआ है, इट एम्फसाइजेस सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रिसीजन थ्रू द यूज ऑफ एग्जैक्टिंग विजुअल इमेजेस। अब देखिए, सिंप्लिसिटी को जोर देता है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन को जोर देता है, प्रिसीजन को जोर देता है, किसके द्वारा? थ्रू द यूज ऑफ एग्जैक्टिंग विजुअल इमेजेस, विजुअल इमेजेस के यूज के जरिए। तो ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को। द मूवमेंट को क्या कहेंगे? अब तक आपको समझ में आ गया, इस मूवमेंट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इमेजिज्म कहा जाएगा। इस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? इमेजिज्म कहा जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11, ये हो जाएगा इमेजिज्म। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें? शेक्सपियर वॉज ऑफ अस, मिल्टन वॉज फॉर अस। शेक्सपियर वॉज ऑफ अस, मिल्टन वॉज फॉर अस, बर्न शैली वो विद अस, दे वॉच फ्रॉम देयर ग्रेप्स। ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन में कहा गया है ये कि शेक्सपियर वॉज फॉर अस, वॉज ऑफ अस, मिल्टन वॉज फॉर अस, बर्न शैली वो विद अस, दे वॉच फ्रॉम देयर ग्रेप्स। कहाँ पर कहा गया है? ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन, शेक्सपियर बाय अर्नोल्ड, मेमोरियल वर्सेज बाय वर्ड्सवर्थ, द लॉस्ट लीडर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। किस कहाँ पर कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ डी हो जाएगा, लॉस्ट लीडर
बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ही वॉज सच अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी दैट दे नेवर इन्वाइटेड हिम अगेन। वो पार्टी में वेट ब्लैंकेट बन गया, इसीलिए उन लोगों ने फिर कभी उसे इन्वाइट नहीं किया। आपका आंसर क्या होगा? A newspaper publishing sensational news, sudden gain. B, C, a person, a thing that dampens enthusiasm and enjoyment. Anything with less utility and more expenditure. क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में सी जवाब देने वाले सब सही हैं। अ पर्सन और थिंग दैट डैम्पन्स एंथुजियाज्म एंड एन्जॉयमेंट, कहने का मतलब उनके एंथुजियाज्म, उत्साह और एन्जॉयमेंट को कम करने वाला। कहने का मतलब उसकी वजह से पार्टी ख़राब हो गई या उसकी वजह से पार्टी में वो उत्साह नहीं रहा, वो एन्जॉयमेंट नहीं रहा, वो वेट ब्लैंकेट बन गया। कम लेट अस ले अ लैंस इन रेस्ट and tilt at windmills under a wild sky. ये बेहतरीन खूबसूरत लाइनें हैं जहाँ पे गैल्सवर्दी आह्वान कर रहे हैं कि अपने हथियारों को डाल दें और उस और खाली आकाश में उस चीज़ से लड़ें जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ ऐसे इनके टिल्ट एट विंडमिल्स का मतलब होता है आप किसी ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, टिल्ट एट विंड मिल्स, ये फ्रेज याद रखिएगा या ईडियम को याद रखिएगा। टिल्ट एट विंड मिल्स, इसको देखिएगा आप लोग, टिल्ट एट विंड मिल्स, इस ईडियम को देखिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा इसका क्या अर्थ होता है। मैंने आपको बता दिया है, टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है यू आर फाइटिंग एन एनिमी विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, दिस इज़ द वर्क फॉर यू। कमेंट में ज़रूर बताएं। कम लेट अस ले अ लैंस इन रेस्ट एंड tilt at windmills under a wild sky. For who would live so petty and unblessed? The above lines have been extracted from Galsworthy's poem. कहाँ से, किस पोम से ली गई हैं गैल्सवर्दी के? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ इरेंट्री से ये लाइनें ली गई हैं। वेरिएंस का एंटोनिम बताइए। आपको बताना है वेरिएंस का एंटोनिम, तो यहाँ मल्टीपल होगा, डिफरेंस होगा, सिमिलैरिटी होगा, वेराइटी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ सिमिलैरिटी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। वेरिएंस द फैक्ट दैट टू आर मोर थिंग्स आर डिफरेंट और द अमाउंट और नंबर बाय विच दे आर डिफरेंट। वेरिएंस का मतलब दो या दो से अलग ज़्यादा चीज़ें अलग हैं। जर्मिनेट का सिनोनिम बताना है। देखिए, जर्मिनेट इज अदर वर्ड फॉर स्प्राउट। ओके, अनदर वर्ड फॉर स्प्राउट, अंकुरित होना या अंकुरित करना, जर्मिनेट। टू स्टार्ट ग्रोइंग, द बीन्स विल ओनली जर्मिनेट इफ द टेम्परेचर इज वार्म इनफ। जर्मिनेट, स्प्राउट होना। टू स्टार्ट डेवलपिंग, इट आई फेल्ट, एक देखिए कॉमन अर्थ में इसको यूज होता है, टू स्टार्ट डेवलपिंग के अर्थ में भी यूज होता है। यू कैन यूज इट इन योर डेली स्पोकन इंग्लिश। आई फेल्ट एन आइडिया जर्मिनेटिंग इन माई हेड, कि मेरे दिमाग में एक विचार आया है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आई फेल्ट एन आइडिया जर्मिनेटिंग इन माई हेड। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक्नीशियन टोल्ड अस हाउ टू मेंटेन द मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे बी ऑन आंसर आपका सही हो जाएगा। द टेक्नीशियन सेड दिस इज हाउ यू मेंटेन द मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर। व्हाट इज बैथोस इन लिटरेचर? लिटरेचर में बैथोस क्या होता है? फीलिंग ऑफ सिंपैथी, फीलिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, लव सीन इन द प्ले, सडन डिक्लाइन फ्रॉम द सबलाइम टू रिडिकुलस। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने अपनी ड्रिल्स में बैथोस और एंटी क्लाइमैक्स में क्या माइनर सा फ़र्क होता है वो भी बताया है। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैथोस एंड एंटी क्लाइमैक्स, यू कैन वॉच आवर मॉक ड्रिल्स, you can watch our trounce drill. It has been told, the difference has been told in a very subtle way. Question number 18, तो 18 में हम अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। सडन डिक्लाइन फ्रॉम द सबलाइम टू रिडिकुलस। द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। ओके, पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए।
चारों विकल्प आपके सामने हैं। द ओल्ड मैन वॉज बींग लॉफ्ड एट बाय द स्टूडेंट, द ओल्ड मैन वॉज लॉफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स, the old man was being laughed by the students, the old man is laughing at the students। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। द ओल्ड मैन वॉज बींग लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। How many times I have repeated this question, I don't know, but this has been repeated many times because this is the most important question। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देना है आपको। यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये बातें कही हैं वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कैरेक्टराइज एपिक पोएट्री। एपिक पोएट्री के बारे में क्या लागू नहीं होता? ऑप्शन ए सुपरनेचुरल फोर्सेस, गॉड्स, एंजल्स, डीमंस इंसर्ट देमसेल्फ इन द एक्शन। बी है एन आर्मिंग ऑफ द हीरो scene, the tragic recognition speech, D the invocation of the muse। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ सी बिल्कुल लागू नहीं होता। ट्रैजिक रिकॉग्निशन स्पीच ये लागू नहीं होता एपिक पोएट्री में। ये लागू कहाँ होता है? ट्रेजिडी में लागू होता है। ट्रैजिक रिकॉग्निशन कहाँ होता है? ट्रेजिडी में होता है, ना कि एपिक पोएट्री में होता है। बाकी सब चीज़ें लागू होती हैं। द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज बिल्कुल इन्वोकेशन किया जाता है। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किया है। ओके। हु वॉज बोर्न इन टू a wealthy family living in Kingston Hill, Surrey on the 14th August 1867। अब आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा रहा है किसका जन्म हुआ था किंगस्टन हिल सरे में 14 अगस्त 1867 को। क्वेश्चन नंबर 22 अनडाउटेडली वी कैन आंसर, वी कैन रिस्पॉन्ड इट टू ऑप्शन डी, जॉन गैल्सवर्दी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के ये 22 क्वेश्चन थे आपके लिए, आपको रिमाइंड कराने के लिए कि आपको क्या देखना है, व्हाट यू आर सपोज टू स्टडी, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू स्टडी, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन मजबूत कीजिए, वोकैब मजबूत कीजिए, ग्रामर मजबूत कीजिए, बाकी चीज़ें अपने से होती रहेंगी और जितने हो सके उतने क्वेश्चन कीजिए और आपका बिल्कुल सिलेक्शन तय है। लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये मालूम होना चाहिए। और किसी भी और एक बात आपको और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी टीचर का सिर्फ लेक्चर पर्याप्त नहीं होता। आपको जानना चाहिए कि मार्केट में कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स available in the market, but you have to choose certain books जो आपको सफलता दिला सके। इसी बात पे 50% बुक्स का कंट्रीब्यूशन, 50% हमारे लेक्चर्स का कंट्रीब्यूशन आपको सफलता दिलाएगा। इफ एनीबडी इज क्लेमिंग दैट ओके ज्वाइन और लेक्चर्स यू विल गेट 100% सक्सेस, या तो वो चाणक्य हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।